हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने बीटा टेस्टिंग के बारे में देखा था। इस प्लेलिस्ट में मैंने गाइस आपको काफ़ी तरह की टेस्टिंग बता दिया है। इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, कैसे, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसके मेथड्स है, कैसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को अंजाम देते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो गाइस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, देखो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एज्यूम करो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ओपेक बॉक्स है, मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ये तीन चीज़ें होती हैं आपके पास। ना तो ट्रांसपेरेंट है ना तो ट्रांसलूसेंट है। अब आपको ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक में डिफरेंस तो मैं आपको पता ही होगा कि इन सब में डिफरेंस क्या है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि शीशा। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन हम ढंग से नहीं देख पाते, वो ब्लरीनेस आ जाती है, ठीक है। और जो ओपेक होता है वो बिल्कुल ही हम उसके आसपास नहीं देख सकते, जैसे कि चट्टान के आसपास हम देख सकते हैं, दीवार के आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो वैसे ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। अब मान लो आपको एक बॉक्स पकड़ा दिया गया है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक आपको एक बॉक्स पकड़ा दिया गया है बिल्कुल ऐसे, ये मैंने आपको ऐसी एज्यूम कर लीजिए कि ये एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। मान लो आपको एक ब्लैक बॉक्स पकड़ा दिया, आपको कुछ नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है, या हम कुछ भी मान लो हम कोड कर रहे हैं तो हमें नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, या हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसके अंदर क्या फीड हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यही होती है ब्लैक बॉक्स। हम मान लो हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हैं कि हाँ यार ये स्टेटमेंट से ये होगा, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से होती है ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसका टेस्टिंग नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स तो आपको समझ आ गया कि यार हम कुछ भी करेंगे ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ भी होगा, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसको टेस्ट कैसे करेंगे, अब मान लो हमने कोई भी कोड लिखा, ठीक है, हम कुछ भी लिखेंगे कोड तो यहाँ पे फर्क तो पड़ेगा। मान लो हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका जो भी फर्क है, मान लो हमने यहाँ पे कोड लिखा एडिशन का, ठीक है, तो 2+2 यहाँ पे हमने वैल्यू पास करी, ठीक है, तो हमने वैल्यू यहाँ पे पास करी तो यहाँ पे 2+2 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पे 4 आया या नहीं आया, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब इसका कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोड तो लिख रहे हैं, यहाँ पे वो उसका जो भी अंजाम है कोड का वो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमें कैसे पता कि यहाँ पे जो कोड लिख रहे हैं हम या जो भी उसका आउटपुट आ रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। वैसे ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो इसी प्रकार की टेस्टिंग होती है कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं और जो यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। अब मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया या आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अब आप उस सॉफ्टवेयर की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप कोड लिखोगे, ठीक है, कोड आपने लिखा, उसके बाद आपने उसको रन करा, ठीक है, रन करा। अब जैसे मान लो जावा में कोडिंग करते हैं हम, जावा में एक होता है स्विंग, ठीक है, एक टाइप है जावा का, जावा स्विंग, ठीक है। तो जावा स्विंग में क्या होता है, आप जैसे कोड करते हो तो स्विंग क्लास होती है। स्विंग क्लास जब हम उसको रन करते हैं तो क्या कहते हैं, एक इंटरफेस आ जाता है, वो GUI का पार्ट है जावा में, एक इंटरफेस आ जाता है और इंटरफेस में कुछ भी हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इंटरफेस बना सकते हैं, उसके अंदर जो भी हम प्रोसेस वगैरह हमने करना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोड को रन करेंगे, स्विंग क्लास के कोड को अगर हम रन करेंगे तो हमें एक इंटरफेस मिलेगा और उस इंटरफेस में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो इंटरफेस वैसे ही चलेगा जैसे हमने कोड करा है। तो वैसे ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो रही है। मैं आपको एनालॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वही दिखाएगी जो हमने लिखा है। हम कोड लिख के
यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे तो जो हो गया, हम चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चेंज यहाँ पे करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका आउटपुट यहीं आएगा। अब यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? अब जैसे मैंने आपको स्विंग का एग्जांपल दिया, तो स्विंग के एग्जांपल में क्या होता है, हमने रन कर दिया, हमें इंटरफेस आ गया, ठीक है, हमारे पास इंटरफेस आ गया। उस इंटरफेस को हम ये नहीं कह सकते कि यार ये बटन यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे है, या ये लेबल यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे है। तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोड में चेंज कर सकते हैं। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि उसके इंटरनल वर्किंग में या उसकी जो भी अंदर की चीजें हैं हम उसके साथ छेड़खानी करें, ठीक है। तो हम कोड लिख सकते हैं, ब्लैक बॉक्स के अंदर जो होगा वो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक एनालॉजी होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी है, टेस्टिंग अ सिस्टम और एन एप्लीकेशन विदाउट इंटरफेसिंग इज इंटरनल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको इसके साथ साथ समझाता हूँ। इसकी डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं बिना उसके इंटरनल वर्किंग या उसके अंदर बिना छेड़छाड़ किए हम उसको टेस्ट करते हैं। और उसकी वर्किंग भी हमें नहीं पता होती कि वो वर्क कैसे कर रहा है, मतलब बैकएंड हमें नहीं पता होता उसका, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, कोड हम लिखते हैं, ठीक है, हमने कोड लिखा, कोड यानी वही उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग, ठीक है, वही तो हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं ना स्टेटमेंट्स में कि वो कैसे वर्क करेगा, क्या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो हमने ये बता दिया उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या वर्क करेगा, तो उस हिसाब से जो ये इसके अंदर होगा वो कोड के हिसाब से होगा। हमने लिखा कि हाँ जी इंटरफेस बना दो, हमने कैलकुलेटर बनाना है, तो इसके अंदर जो बनेगा वो कैलकुलेटर बनेगा, ठीक है। हमने कहा जी एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं हम, तो उसकी हम टेस्टिंग करेंगे जब पूरा बन जाएगा। तो हमने पूरा एक बारी में बना दिया, यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे उसकी टेस्टिंग होगी जी सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। मतलब एक बारी बनाने के बाद हम सीधा उसको टेस्ट करेंगे, ये नहीं हम चेंज नहीं करेंगे कि हाँ जी उसकी इंटरनल वर्किंग कैसी है, ये थोड़ी चेंज होनी चाहिए थी यार, क्या डेटाबेस में नाम जा रहा है, सीरियल नंबर नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम इंटरनल वर्किंग से कोई डील नहीं करते, हम इंटरनल वर्किंग से डील कोड में करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ हमें उसका बिहेवियर पता चलता है कि जो हमने यहाँ पे चेंज करा है कोड में वो यहाँ पे हमें कैसा बिहेवियर देता है, ठीक है। तो बेसिक आपको समझ आ चुका है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको भी बता दिया कि हमें बिहेवियर पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेक्स ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द प्रोजेक्ट या सिस्टम, जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पे आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का बना रहे हो, ठीक है, कोड आपने लिख दिया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, पूरा आज ही कोड हो गया रेडी, ठीक है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, या अगर हो भी तो आपको बाद में पता चलेगी, ठीक है। तो कोड हमने लिख दिया, उसी प्रकार का हमें इंटरफेस मिल गया। इंटरफेस हमें मिला तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसका ओवरऑल बिहेवियर कैसा है। हमने जो कोड लिखा, मान लो हमने कोड लिखा कि आज ही स्टूडेंट की डिटेल्स हमने डेटाबेस में ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट की जो डिटेल्स हैं वो डेटाबेस में ट्रांसफर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो हमें रन करने के बाद पता चलेगा। यानी इसका बिहेवियर से हमें पता चलेगा कि हाँ वो रन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, मतलब वो जा रही हैं डेटाबेस में या नहीं जा रही हैं। अगर नहीं जा रही हैं तो एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन होता है वो आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि यार इसका जो भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने का फायदा ये है कि हम एक साथ पूरे सिस्टम का या पूरे प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं या पूरा सिस्टम जो हम बना रहे हैं उसका एक साथ हमें बिहेवियर पता चल जाएगा कि वो उसी बिहेवियर से काम कर रहा है जिससे हम चाहते हैं, या कोई और बिहेवियर है जो हमें नहीं चाहिए फिर भी वो आ गया है। तो हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से ये पता चलता है, ये है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वैसे ही हेल्प अस टू नो इफ द सिस्टम वर्क्स प्रॉपर्ली। अब अगर हमें बिहेवियर पता चल गया, ठीक है, कि वो उसका कैसा बिहेवियर है, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि यार इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस, क्या ये जो हम जैसा हम इसको वर्क कराना चाहते थे क्या ये वैसा वर्क कर रहा है, या इसमें कोड में कोई चेंज हमें करना है, ठीक है। अगर हम कोड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे चेंज होगा तो इसका बिहेवियर भी तो चेंज होगा।
तो जैसे जैसे हम कोड में चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे इसका बिहेवियर चेंज होता रहेगा और वैसे वैसे इसकी वर्किंग में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो गई। अब उसके बाद आता है डिफरेंट मेथड्स। गाइस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 4 मेथड कौन कौन से होते हैं? पहला मेथड होता है ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग, दूसरा होता है इक्विवेलेंस पार्शनिंग, तीसरा होता है बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, चौथा होता है ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग। अब इसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो में, आने वाली वीडियोस में आपको इन चारों को डिटेल में समझाऊंगा। अब सबसे पहले देखते हैं ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है। गाइस ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग, मान लो जैसे कि आपने ग्राफ्स वगैरह पढ़े होंगे, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड, ठीक है, ये आप सबने पढ़े होंगे। अब ये मान लो एक ये नोड है, या नोड छोड़ो, मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूं। ये मान लो मॉड्यूल 1 है, ठीक है, ये आपका मॉड्यूल 2 है, ठीक है, ये आपका मॉड्यूल 3 है। मान लो हमने 3 मॉड्यूल बनाए, ठीक है। अब पहला क्या होगा, पहली चीज तो ये होगी कि ये वाला मॉड्यूल इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होगा, मतलब यहां से जो वैल्यू आ रही है, यहां से जो इनपुट आ रहा है वो यहां जाएगा, M2 में जाएगा। मतलब M1 का मॉड्यूल क्या काम कर रहा है कि जो भी इसके पास डिटेल आएगी वो मैं M2 को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में भी तो यही होता है, डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्टेड हो गया। अब क्या होगा, अब M2 से मान लो M3 पे गया और M3 से M2 पे भी जा सकता है। एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि आपको वैल्यू देगा और वही वैल्यू वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा, ठीक है, एक ऐसा मॉड्यूल भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, ये बाई डायरेक्शनल हो गया, ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ की प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। अब एक काम करेंगे, एक काम हम करते हैं कि हाँ जी ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कि हाँ यार एक मॉड्यूल ऐसा है जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पास कर देता है, फिर यहाँ से वो स्टोर नहीं करता, वो यहाँ पे वैलिडेशन होने के लिए जाता है, फिर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। एक ऐसा भी कुछ हो सकता है, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। मतलब एक पर्टिकुलर ग्राफ बन गया आपका, या इसको हम हटा भी दें, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अनसर्कुलर ग्राफ ये हमारा बन गया, ठीक है। तो एक अनसर्कुलर ग्राफ भी बन सकता है। तो ये हमारी होगी ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको इसका समझा दिया है, आने वाली वीडियोस में इसको और अच्छे से हम देखेंगे। इक्विवेलेंस पार्शनिंग में क्या होता है, इक्विवेलेंस पार्शनिंग में आपको मान लो टेस्ट केसेस हम ऐसे बनाते हैं कि अगर मान लो हमें इनपुट, इसमें बड़े सारे होते हैं, इनपुट की रेंज भी हो सकती है, एक स्पेसिफिक इनपुट भी हो सकता है। अगर मान लो आपने इनपुट करना है 18, ठीक है, आपने 18 इनपुट करना है, या मान लो आपने 15 इनपुट करना है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक स्पेसिफिक नंबर का हम टेस्ट करेंगे कि यार अगर हम 18 वैल्यू डालेंगे तो हमें सही आंसर मिलेगा। अगर मान लो स्पेसिफिक नंबर 18 ही चाहिए तो हम 18 डालेंगे तो वैलिड है, अगर हम 15 डालेंगे तो इनवैलिड है। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस पार्शनिंग के अंदर आ जाएगा। अब बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में क्या होगा, अब गाइस बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो हमारे एरर आने के चांस होते हैं वो बाउंड्री पे ही होते हैं। अब ठीक है, मान लो जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमने 30 ले ली, मिनिमम वैल्यू हमने मान लो 15 ले ली, ठीक है। तो गाइस अब जितने भी एरर आने के चांसेस हैं वो 30 और 15 के आसपास आने के चांसेस हैं। 30 से 15 के बीच में आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 30 में क्या होता है, आपको 29 पे भी एरर मिल सकता है और आपको 31 पे भी एरर मिल सकता है। वैसे ही आपको 14 पे भी एरर मिल सकता है और आपको 16 पे भी एरर मिल सकता है। तो ये होता है बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। उसके बाद आता है ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग। गाइस ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग में क्या होता है, आपके पास मान लो कोई भी आपने एक वैल्यू डाली, मान लो आपने कोई भी एक वैल्यू डाली, ठीक है, वैल्यू को कोई भी हो सकती है, ठीक है, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो। अब उसमें क्या होगा, मान लो आपने वैल्यू डाली 8, ठीक है, अब या तो वैल्यू 8 होगी, यस, ठीक है, या तो वैल्यू 8 नहीं होगी, ठीक है, या तो वैल्यू हो सकती है 8, मे बी,
ये 3 बेसिक इसके टेस्ट होंगे, या तो 8 है, ठीक है, या तो 8 नहीं है, या तो 8 हो सकती है, ठीक है। ये 3 इसके होंगे, इसीलिए हम इसको एरे टेस्टिंग साथ में बोलते हैं, ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग। क्योंकि इसके मान लो 8 ये एक वैल्यू है, इसका यस भी होगा, नो भी होगा, मे बी भी होगा, तो ये एक एरे भी बन सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक और वैल्यू होगी, मान लो 9 है, 10 है, तो इसके भी अपने कुछ होंगे। तो ऐसे इसको हम ऑर्थोगोनल टेस्टिंग बोलते हैं। ये हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से देखेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, या मैंने अच्छे से समझाया हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने आपको कैसा समझाया, या कुछ क्या फीडबैक अगर आपने देना है तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।